नमस्कार, मैं रूपचंद पटेल यूट्यूब चैनल गणित मासाब से आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिएगा कक्षा 10वीं का अर्धवार्षिक का जो पेपर हुआ है गणित का, उसको मैंने 17 प्रश्न तक पिछले वीडियो में आपको बताया था। प्रश्न क्रमांक 18 से मैं आपको कैलकुलेशन करके पूरा बताऊंगा। इसको बड़े ध्यान से देखिएगा और पढ़ते रहिएगा। बोर्ड की तैयारी आप अच्छे से करते रहिएगा। तो सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 18 है, जिसको हम पढ़ के बताते हैं कि बहुपद एक्स वर्ग ऋण 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्यकों का गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब देखिए, यहाँ हमें सबसे पहले शून्य निकालना है, फिर उसके बाद हमें उसकी गुणांकों की सत्यता की जांच करना है। तो सबसे पहले हम प्रश्न क्रमांक 18 का जो बहुपद है इसको हम लिख लेते हैं एक्स का वर्ग ऋण 3। देखिए हमारे पास एक मानक बहुपद क्या है होता है हमारे पास मानक बहुपद हमने पढ़ा था ए एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी। देखिए मैं बार बार आपको बताना चाहूँगा और बार बार बता रहा हूँ कि ए एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी ये एक मानक द्विघातीय बहुपद है, लेकिन इसमें यदि हम बराबर शून्य लगा दें तो मानक द्विघातीय समीकरण बन जाता है। और दो अध्याय एक से हैं, बिल्कुल इनको भले अच्छे से सीख लीजिएगा। समीकरण बात अलग है, बहुपद बात अलग है। तो यहाँ बहुपद पूछा गया है, तो इसको हमें इस जो बहुपद है इसको बिल्कुल वैसे ही इसी के हूबहू बनाना है, मतलब इसकी नकल। इसमें एक पद कम है, कौन सा है? एक्स बार। देखिए एक्स का वर्ग है तो एक्स वर्ग है, 3 है तो आखिरी पद, बीच का पद गायब है। तो आपको बिल्कुल वैसे ही लिखना है एक्स का वर्ग, आप धन लगाकर शून्य एक्स लिख सकते हैं, -3 लिख दीजिए। अब इनकी तुलना कीजिए, आप तुलना करेंगे। तुलना मैंने तराजू के माध्यम से बताया था, तुलना बहुत अच्छे से सीख लीजिएगा। जो बराबर है उसको छोड़ दिए, एक्स वर्ग छोड़ देंगे, यहाँ 1 बचा तो ए बराबर 1 और बी बराबर यहाँ क्या आ जाएगा 0 और सी बराबर कितना हो जाएगा ऋण 3। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा, इसमें बीच का पद गायब है तो बीच में बी है तो आप डायरेक्ट भी बी का मान 0 लिख सकते हैं। सी का मान जो अचर पद है वो सी का होगा और एक्स वर्ग के साथ जो गुणांक होगा वो ए का होगा। तो इसका हमेशा ध्यान रखिएगा। ये आपको क्यों जरूरत पड़ी, आगे हमें सत्यता की जांच करेंगे तब इनकी जरूरत पड़ेगी, तो मैंने पहले लिख लिया। चलिए सबसे पहले मैं बताता हूँ इसके शून्य। तो यहाँ आपको लिखना है शून्य के लिए। देखिए बहुत ही आसान और सरल तरीका, शून्य के लिए अर्थात इस जो आपको बहुपद दिया गया है इसको शून्य के बराबर लिखना है। तो आप लिखिएगा एक्स का वर्ग ऋण 3 बराबर शून्य। शून्य के लिए शून्य के बराबर लिख दिया, बस एक्स का वर्ग बराबर 3 का उस तरफ पक्षांतर करिए, ऋण है तो धन हो गया। इसके बाद आप इसको और आगे हल करेंगे तो एक्स के यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो ये धन ऋण, इस पर क्या लग जाएगा वर्गमूल 3। ये आपके 2 शून्य आ गए, अर्थात 2 शून्य आपके क्या होंगे, 2 शून्य आपने पढ़े होंगे। एक अल्फा जिसे हम वर्गमूल 3 कहेंगे और एक पढ़ा है हमने बीटा बराबर जिसे हम वर्गमूल 3 कहेंगे। ये हमने देखिए इसके जो हल हैं वो अल्फा और बीटा है, मानक के अल्फा और बीटा है और इसके हमारे वर्गमूल 3 और ऋण वर्गमूल 3 है। तो ये इसका मानक माना है। तो ये 2 हमारे पास शून्य क्या, अब इनकी सत्यता की जांच कैसे करेंगे? मूलों का शून्यकों का योग लिखना है। योग मतलब इन दोनों को जोड़ना है, मतलब अल्फा धन बीटा बराबर होता है ऋण बी बटे ए, अथवा ऐसा भी होता है एक्स का ऋण एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इसमें मान भरिए, अल्फा का मान निकला है, बीटा का निकला है, ए बी सी के निकला है, सबके मान उठा के इसमें भरना है। भरिए, अल्फा का मान वर्गमूल 3 और बीटा का मान ऋण वर्गमूल 3 बराबर ऋण बी का मान 0 बटे ए का मान 1। अब वर्गमूल 3 में से 3 का क्या आ गया 0 और ये भी 0 आ गया। देखिए सत्य हो गया, अर्थात इसका योगफल इसके गुणांकों की सत्यता की जांच होती है। इसी प्रकार हम इसका गुणनफल निकालेंगे। आप लिखेंगे गुणनफल क्या होता है, अल्फा गुणित बीटा क्या होगा हमारा सी बटे ए। यही आपके उस वर्ग समीकरण में द्विघात समीकरण, इनका गुणनफल निकालिए। वर्गमूल 3 ऋण वर्गमूल 3 बराबर सी का मान है हमारे पास, देखिए ऋण के 3 बटे 1। अब देखिए यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात है, हमेशा वर्गमूल के अंदर जो राशि होगी, वर्गमूल के अंदर राशि 3 गुणित 3, तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा भीतर से भीतर का गुणा होगा, भीतर से भीतर का। तो करिए, वर्गमूल हमारा ज्यों का त्यों रहेगा, 3 और 3 कितने हो जाएंगे 9, और 9 का वर्गमूल हमने कितना निकाला है 3। अर्थात यदि एक सी संख्या है वर्गमूल लगा है तो हमेशा वो संख्या स्वयं आ जाती है, इसका आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारे ऋण आ गया, कितना हो जाएगा ऋण 3 बराबर
-3, ये सत्यता की जांच हो जाती है। ये हमारा 18 प्रश्न था। अब इसका जो अथवा है उस पर भी हम फोकस करेंगे। अथवा क्या है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग एवं गुणनफल क्रमशः लिखा हो, मतलब योग पहले क्या होगा ये, और गुणनफल बाद में लिखा है तो बाद की संख्या होगी। ये आपको पहचानना है, कहीं भी सवाल में लिखा है तो शून्यकों का योग आपका अथवा वाला है। शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका कितना है 0, और इनका गुणनफल कितना है आपका वर्गमूल 5। अब द्विघात बहुपद क्या होता है? सूत्र देखिए, याद कर लीजिएगा। द्विघात बहुपद कब? जब इनका हमें योगफल और गुणनफल दिया गया है। x का वर्ग ऋण अल्फा धन बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इतना होगा। और यदि समीकरण पूछे तो बराबर 0 लगा देना है, बस इसका मान भर दीजिएगा। x का वर्ग ऋण अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा का कितना मान है अल्फा इंटू बीटा का वर्गमूल 5, कितना हो जाएगा ये 0 हो गया धन वर्गमूल 5। ये आपका बहुपद बन गया। ये आप इस प्रकार से प्रश्न करना था। अब आता है प्रश्न क्रमांक 19 को देखिए। द्विघात समीकरण दिया गया है कि मूल ज्ञात कीजिए। मूल अर्थात इसके गुणनखंड करना है, बीच के पद को तोड़ना है। तो इसको देखिए, बीच पहले हम समीकरण लिख लें। हमारा 19वें नंबर का क्या है 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 = 0। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि गुणनखंड कैसे करना है। इन दोनों का गुणा कीजिए। क्या करना है? गुणा, अर्थात 3 × 2 होगा 6। अभी बीच के पद को तोड़ना है। ऐसे 2 नंबर बताइए कि जिनका गुणनफल कितना आ जाए 6, और इनको प्लस करने पर, मतलब ऐसे मैंने 3x² माइनस ब्रैकेट में प्लस ब्रैकेट बंद x और प्लस 2 = प्लस क्यों लगाया? मैंने बताया अंतिम के साथ प्लस। ऐसे 2 नंबर बताइए और जोड़ने पर जी आ जाए तो हम क्या लिखें √6 और √6 जोड़िए। √6 कितने होगा 2। अच्छा, मैं बता देता हूँ फिर से। यहाँ देखिए, मैंने बताया था आम धन आम बराबर कितने हो गए 2 आम। अब आपने देखा ये आम था, ये आम था, एक था तो एक मिलके 2 हो गए। यहाँ से यहाँ देखिए वर्गमूल 6 प्लस वर्गमूल 6 कितने हो गए 2√6। तो ये लॉजिक को याद रखना है। अब गुणा कीजिएगा 3x² माइनस √x माइनस √6x प्लस 2 = 0 हमें साथ में लेके चलना है। इनमें से गुणनखंड करना है। क्या आएगा देखिए, मैं और तोड़ के बता देता हूँ। 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 × √3 x² माइनस 6 को क्या लिख सकते हैं √2 × √3 x माइनस यहाँ भी क्या लिख सकते हैं √2 × √3 प्लस 2 = x, और x साथ में है। अब इसमें से देखिए आपको सब दिखाई देने लगा होगा। क्या कॉमन आ सकता है इनमें से? क्या दिखाई देने लगा है √3x बाहर आ जाएगा, एक रूट और x, तो क्या बचेगा यहाँ √3x माइनस ये √3x बाहर चला गया तो क्या बचेगा √2। यहाँ से √2, हाँ 2 को भी तोड़ना है √2 × √2 में, क्योंकि हमें सब वर्गमूल में तोड़ना है। तो यहाँ अब वर्गमूल 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा वर्गमूल 3x ऋण वर्गमूल 2 = 0। यहाँ जो ब्रैकेट में आएगा वो बिल्कुल यहाँ आना चाहिए। मैंने आप पिछले वीडियो को बताया था, उसको बड़े ही अच्छे से देख लीजिए गुणनखंड। अब इनको एक साथ लिख दीजिएगा तो आ गया वर्गमूल 3x माइनस √2 एक ब्रैकेट में, दूसरे में आ गया वर्गमूल 3x माइनस √2 = 0। अब इनको 0 के बराबर लिखना है तो वर्गमूल ये √2 = 0 वर्गमूल 3x माइनस √2 = 0। तो ये हो जाएगा वर्गमूल 3x = √2 वर्गमूल 3x = √2। तो हमें x के मान निकालना थे √2/√3, यहाँ से x बराबर √2/√3। ये हमारे 2 इसके क्या आ गए गुणनखंड आ गए। चलिए इसका एक अथवा का प्रश्न हम अथवा वाला करेंगे। अथवा वाले में क्या कह रहे हैं वो कि समीकरण 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति बताना है, अर्थात d का मान निकालना है। तो हमारे पास समीकरण था 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 = 0। तो देखिए यहाँ से मानक समीकरण मैंने अभी बताया था, मानक समीकरण जो यहाँ लिखा था मैंने द्विघात बहुपद के लिए ax वर्ग धन bx धन c = 0। फिर से यहाँ दोनों की क्या करना है तुलना मैंने बताई थी, उसको ध्यान से देखिए। x वर्ग छोड़ देंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा 3
बी बराबर चिन्ह सहित, यहाँ माइनस है तो -4√3 और सी बराबर आ जाएगा आपका 4। अब विभक्त कर क्या था हमारे पास, विभक्त कर डी बराबर आपने पढ़ा है बी वर्ग ऋण 4ac। इसमें मान भर दीजिए बी का मान। देखिए यहाँ बहुत सावधानी की आवश्यकता है, यहाँ हमारे बच्चे बिल्कुल गलती कर जाते हैं। बी का मान -4√3 का होल स्क्वायर, फिर सूत्र -4, ए का मान है 3 और सी का मान है 4। इस प्रकार से आप देखिए, अब यहाँ पर आपको गुणा करने में बहुत गलती करते हैं हमारे छात्र। तो यहाँ देखिएगा -4√3, आप फिर से लिख लीजिए -4√3। बस ऐसे ही लिखना है जैसे गुणा करते हैं। आप यहाँ जब आके आ जाते हैं तो घबराना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, 2 की घात 2 बार लिखिए। अब आपको पता है कि ऋण और ऋण का गुणा क्या हो जाता है, धन। तो बाहर का बाहर से गुणा करना है और अंदर का अंदर से, मैंने अभी बता दिया आपको। तो बाहर से 12 का 4 चौके 16 और वर्गमूल 3 कितना पड़ा आपने, 3 है, सो गुणाई में लिखना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, 16 गुणे 3, ऋण यहाँ भी क्या लिखेंगे, 4 × 12 गुणे 4 अलग अलग कर लीजिए। 16 × कितने हो गए 48 और 12 चौके कितने हो गए 48, अर्थात डी का मान कितना आ गया 0। आपने कंडीशन पढ़ी थी, यदि डी का मान 0 से बड़ा आ जाए तो मूल कैसे, मतलब धन में आ जाए, या डी का मान 0 आ जाए तो ये दोनों के लिए मूल कैसे होते हैं, वास्तविक, मूल वास्तविक होते हैं, ये लिखना है। परंतु डी का मान 0 से छोटा आ जाए, मतलब ऋण में आ जाए, तो लिखना है वास्तविक नहीं होते, यहाँ लिखना है नहीं होते। बस ये आपको कंडीशन। तो यहाँ देखिए 0 आया है तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक। लेकिन वास्तविक भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो वास्तविक है ही, लेकिन यहाँ यदि 0 ना जाए तो मूल समान एवं वास्तविक लिखना है। यहाँ लिखना है मूल असमान एवं वास्तविक। तो वास्तविक हम दोनों के लिए लिखना है, तो यहाँ केवल वास्तविक लिख देंगे। मूल कैसे हैं, मूल समान और वास्तविक हैं, तो ये आपको लिखना है। देखिए वर्ग समीकरण को, द्विघात समीकरण को हल करते हैं तो उनके हलों को मूल कहा जाता है, और जब द्विघात बहुपद पढ़ेंगे तो उसके हलों को हम शून्य कहते हैं। जैसे अलग अलग बच्चा होता है, गाय का बच्चा है तो हम उसको क्या बोलते हैं, बछड़ा, और भैंस का है तो उसे हम पड़ा, पड़िया, इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो है वही। तो इसी प्रकार यहाँ भी जो द्विघात समीकरण है उसे हम मूल कहेंगे, और जो बहुपद है उसके हल निकलेंगे शून्य कहेंगे। बाकी एक सी कंडीशन होती है। अब आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 20 पर। 20 में देखिए x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात करना है। प्रश्न क्रमांक 20 की ओर चले। 20 तो एक संबंध x y बिंदुओं से समदूरस्थ, समदूरस्थ यानी समान दूरी पर। देखिए एक बिंदु मैंने यहाँ ले लिया जिसका पॉइंट था x y, यहाँ से ये समान दूरी पर है मान लो। तो ये हमने समान दूरी ले ली, इसको मान लो P, इसको A और इसको B। A के पॉइंट थे हमारे पास 3, 6 और इसके पॉइंट थे हमारे -3, 4। अब ये दोनों समान दूरी पर है, तो एक संबंध निकालना है। तो बस आपको कुछ नहीं, दूरी का सूत्र लगाना है, अर्थात दूरी का सूत्र, पहले हम दूरी का सूत्र क्या होगा, वर्गमूल x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये दूरी का सूत्र है आपका, इन दोनों में लगाना। तो आप निकालिए पहले PA बराबर क्या होगा, P से A। तो आप किसी को x - 3, मतलब पहले को पहले से घटाना है, x ऋण 3 का वर्ग, धन दूसरे में से दूसरे को घटाना है y ऋण 6 का वर्ग। वही दूरी आया। P भी निकालिए आपसे, P से B तक। वैसे पहले में से पहले तो ऋण 3 है, यहाँ ऋण 3 है तो आपका क्या हो जाएगा, वर्गमूल x धन 3 हो जाएगा का वर्ग और y ऋण 4 का होल वर्ग। अब चूंकि ये कैसे हैं, चूंकि PA बराबर PB, आप कहेंगे ऐसा क्यों है, यहाँ लिखा है समदूरस्थ। समदूरस्थ यानी समान दूरी पर, ये शब्द याद रखना है, समान दूरी। इन दोनों को बराबर कर दीजिए तो वर्गमूल x ऋण 3 का वर्ग y ऋण 6 का होल वर्ग बराबर वर्गमूल x धन 3 का वर्ग y ऋण 4 का होल वर्ग। अब दोनों तरफ का वर्ग करने पर, आप कहेंगे ऐसा क्यों, वर्ग करने पर वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, x ऋण 3 का वर्ग y ऋण 6 का वर्ग बराबर x धन 3 का पूरे का वर्ग धन y ऋण 4 का होल वर्ग।
अब कहेंगे वर्गमूल कहाँ चलेगा, ये वर्ग करने पर जब वर्ग लगाएंगे वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन करना है तो देखिए यहाँ पर आप दो प्रकार से हल कर सकते हैं। इसको आप दो बार लिखकर गुणा कर लीजिए, अथवा आपको ए माइनस बी की सर्वसमी का याद है इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर माइनस 2ab धन बी का स्क्वायर। ए भी लगा सकते हैं अथवा उसको दो बार लिख के गुणा कर दीजिए। तो हमारे पास जी इसका स्क्वायर तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36, ये इस एक तरफ का निकला हमारा, ये इस तरफ का निकला। इसी प्रकार इसका निकालेंगे तो आएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16, क्योंकि 4 था। अब देखिएगा सब मटेरियल जो भी है एक तरफ लेके आइए तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36 माइनस, अब उस तरफ से इस तरफ आएगा तो ये सब माइनस की, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 8y माइनस 16 बराबर 0। अब देखिए धन का x वर्ग ऋण का x वर्ग ऋण का y वर्ग धन का y वर्ग धन के 9 ऋण के 9। अब क्या बचा हमारे पास, ऋण के 6x और ऋण के 6x कितने हो गए, ऋण के 12x, ऋण के कितने हैं 12y और धन के 8 तो कितने बचे, ऋण के 4y और धन के 36 और ऋण के 16 कितने बचे, धन के 20 बराबर 0। अब इसमें देखिए किस संख्या से भाग चला जाएगा, समान से 4 से भाग दीजिए, ऋण 4 से, नहीं भी दे तो आप इतना भी आंसर लिख सकते हैं। ऋण 4 से भाग दीजिए तो धन हो जाएगा, तो 4 3 3x धन y और 4 से दे रहा है तो धन सॉरी ऋण से दे रहा है तो ऋण 5 बराबर 0। ये आपका एक आंसर, एक संबंध आ जाएगा। चलिए इसका अथवा और देखते हैं। बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले, हाँ समत्रिभाजित, देखिए इसका अथवा है जो हमारे पास अथवा प्रश्न, इसको समत्रिभाजित, देखिए मैंने एक मान लो एक रेखा बनाई है, इसको समान 3 भागों में बनाना है, मतलब ये पॉइंट रहेंगे ये, इसको मैंने नाम दे दिया मान लो ए, इसका नाम दे दिया बी, और इसको पी और क्यू नाम दे दिए। हमारे पास ये निर्देशांक दिए गए हैं 4 ऋण 1 4 ऋण 1 और दूसरा बी के निर्देशांक है ऋण 2 और ऋण 3। अब देखिए हमें पी के निर्देशांक निकालना, चूंकि ये दूरी है जो ये बिल्कुल समान है, मतलब यहाँ से ए पी, अर्थात यहाँ लिखा है कि ए पी बराबर पी क्यू बराबर क्यू बी, यानी तीनों बराबर हैं, तीनों बराबर है, मतलब 1 2 3 पार्ट है, कितने हैं 3 भाग बराबर हैं, तो बराबर है। जब p का मान निकालेंगे, यहाँ p के निर्देशांक निकालेंगे तो ये भाग कितना है 1 और ये भाग कितना है 1 और ये भाग कितना है 1, तो जब p के निर्देशांक निकालेंगे तो ये भाग कितना हो जाएगा 1 और यहाँ से लेके यहाँ तक का भाग कितना हो जाएगा हमारा 2। तो अर्थात p के लिए, बिंदु p के लिए अनुपात क्या होगा 1:2, ये ध्यान रखना है। p बिंदु के लिए 1:2 हो जाएगा, q के लिए क्या हो जाएगा 2:1, यहाँ q के लिए क्या हो जाएगा 2:1, बस। तो ये हमें लॉजिक लगाना है। तो p के मान लो निर्देशांक हमने मान लिए एक्स वाई मान लिए, तो एक्स वाई के लिए क्या बनेगा, इसका p के निर्देशांक p के लिए क्या बनेगा, हम डायरेक्ट लिखते हैं तो m1x2 ये हमारा बन जाएगा m1 और ये बन जाएगा हमारा m2। तो पहले 1:2, तो हमारा फॉर्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये y का x का मान आया, केवल x का। अब इसका कोमा लगा के y का मान निकालें तो y का मान क्या होगा हमारे पास m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब मान भरिए, p का मान निकाल रहा है अभी केवल p, तो m1 कितना है हमारे पास जी m1 है, अर्थात ये 1:m1 यानी m1 1 हो गया, m2 हमारा 2 हो गया, और ये हमारा x2 हो गया और ये y2 हो गया जो बाद में है, इसको अपन x1 और y1 लेंगे। तो अभी समझ में नहीं आ पाया आपको, ये लास्ट बिंदु b है वो x2 y2, जो a है x1 y1, और m1 m2 हमारा 1 और 2 लेना है, मतलब p के लिए 1 और 2 लेना है, बिंदु वही रहेंगे, और q के लिए अलग। तो इसके लिए देखिए मान भर देंगे, m1 मतलब कितना है 1, इस x2 कितना है
2 प्लस m2 कितना है 2 और हमारा x1 कितना है 4 अपॉन m1 मतलब m2 यानी 1 प्लस 2 यहाँ भर देंगे। हमारे पास m1 यानी 1, y2 मतलब -3 प्लस m2 मतलब 2 और y मतलब -1 अपॉन नीचे भी 1 प्लस 2। ये हमारे p के निर्देशांक। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितने हो गए -2 धन 8 बटे 3 कोमा -3 -2 बटे 3। अब इसको हल करिए, 8 में से 2 गए, कितने आ गया आंसर हमारा 6 बटे 3 अर्थात 2 आ गया। ठीक, और यहाँ -3 और 2 5 5 बटे 3 आ गया। ये हमारा पी के निर्देशांक हो गए। इसी प्रकार क्यू के निकालना है तो क्यू के लिए आप क्या रखना है 2:1। अब आप इसको कर लीजिएगा, मैं इसको अभी नहीं बता रहा हूँ। चलिए आगे आगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा जो 21 है, क्वेश्चन नंबर 21, मैंने 20 का आपको बता दिया। 21 है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नयन ताश लिखा है, उन्नयन कोण है वो 60 अंश से अधिक 30 अंश हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि एक मीनार है। देखिए चित्र को पहले समझ लीजिएगा कि एक मान लो मीनार है, ये मीनार खड़ी है। अभी क्या था कि ये मीनार यहाँ से जब जो धूप आ रही थी, इसकी जो छाया पड़ रही थी वो यहाँ तक पड़ रही थी, इतनी केवल 60 अंश का कोण बना रही थी। कितने का 60 का। अब आप बताइए, जब हमारा सूरज कहाँ था, यहाँ था, अभी सूर्य यहाँ था तो ये छाया पड़ रही तो इतना कोण बन रहा। अब सूर्य जब छाया की लंबाई कहाँ तक जाएगी, बढ़ेगी। मान लो छाया की लंबाई ये जा रही तो कितने मीटर बड़ी छाया की लंबाई, वो कह रहा है 40 मीटर बढ़ गई। मतलब जो सूरज इस तरफ आ गया, ऐसे खिसक के सूरज इस तरफ आ रहा उल्टे तरफ, जब सूरज यहाँ आएगा तो छाया इसकी छाया की लंबाई कहाँ बढ़ जाएगी, यहाँ आगे बढ़ेगी। तो ये कितने अंश का कोण बना रही है, ये कितने बना रही है फिर 30 अंश का कोण। अर्थात जब 40 मीटर सूरज खिसक जाता है तो इसकी छाया की लंबाई 40 मीटर बड़ी हो जाती है। तो ये 60 अंश से 30 का बनने लगा, तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा। इसको नामांकित करिए ए बी सी और डी। अब ये दूरी पता नहीं हमें तो हमने x मान लिया और इसकी ऊंचाई को क्या मान लिया हमने h मान लिया। अब देखिएगा, बस आप तो इसकी डिटेल लिख दीजिएगा कि जो दूरी है वो कितने मीटर है 40 मीटर। मतलब यहाँ लिख दीजिए कि सी डी बराबर 40 और कोण डी 30, सी 60, ऊंचाई अपन ने माना कि माना इसकी ऊंचाई कितनी है h है। अपन लिखेंगे कि माना ऊंचाई कितनी है ए बी बराबर h मीटर। ठीक है, बाकी कोण ले। अब देखिए यहाँ दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। एक समकोण त्रिभुज आपको ये 60 अंश वाला लेना है, ऐसा कि जो 60 अंश का कोण बना है, और एक लेना है पूरा जो 30 अंश का कोण बना है। तो हम लेंगे पहले समकोण त्रिभुज, ध्यान से देखिएगा, समकोण त्रिभुज ए बी सी पे, ए बी सी में ये हमारा लंब है और ये नीचे की भुजा क्या है आधार है। तो लंब बटे आधार, तो अर्थात क्या लगेगा tan 60 बराबर लंब बटे आधार। तो tan 60 का मान चूंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था वर्गमूल 3, याद कर लेना है, देख लेना है। लंब कितना है हमारे पास h और आधार कितना है हमारे पास x। तो आप इस यहाँ से देखिए तिर्यक गुणा कर दीजिए, तो वर्गमूल 3 x बराबर h। ऐसे ही लिखना है आपको बटे में, फिर तिर्यक गुणा करके किसी एक का मान निकालना है। h का मान निकालिए, x का मान निकालिए, जो आपको उचित लगे। अब देखिए समकोण त्रिभुज दो समकोण बनेंगे आपके। तो समकोण त्रिभुज ए बी डी में पूरा लेना है, ए बी डी में। अब डी तक देखिए, यहाँ से डी कितनी हो जाएगी x प्लस 40 हो जाएगी पूरी आधार। तो ये यहाँ भी कितना लगेगा tan 30 बराबर वही लंब बटे आधार। तो tan 30 का मान 1 बटे वर्गमूल 3 और लंब कितना है हमारे पास वही h है और आधार कितना निकल गया है हमारे पास x प्लस 40। भैया ध्यान से देखिएगा, हमने x प्लस 40 क्यों लिखा, क्योंकि हमें 30 अंश का कोण लेना है और ये पूरा आधार हमारी ये लंबी पूरी भुजा हो जाएगी। तो यहाँ से ये x थी और बाकी ये 40 थी, तो पूरी x धन 40, इसका तिर्यक गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा x धन 40 बराबर h वर्गमूल 3। अब h का मान भर दीजिए समीकरण 1 से, तो x धन 40 बराबर h का मान कितना था हमारे पास x वर्गमूल 3 और 1 वर्गमूल 3। देखिएगा अच्छे से, h का मान x वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 फिर से लिखा था, फिर से वही गुणा
3 मैंने अभी बताया था कितना 3, और ये x हमारा ज्यों कहते हैं x धन 40 ज्यों कहते हैं। ये x को उस तरफ ले जाइए तो 40 बराबर 3x ऋण x, तो कितने बचे हमारे पास 2x, कितने 40 बराबर 2 का भाग दीजिए 40/2x, अर्थात x बराबर कितना आ गया हमारे पास 20 मीटर है। अर्थात ये दूरी थी जो 20 मीटर आ गई। लेकिन हमें चूंकि पूछा क्या है कि इसकी ऊंचाई बताइए, तो समीकरण 1 में x का मान भर दीजिए। किसमें? समीकरण 1 में x का मान की रखने पर, क्यों रख रहा है? क्योंकि हमें h पूछा है, ऊंचाई बताइए, तो इसमें भर दीजिए h का मान कितना था हमारे पास x वर्गमूल 3, तो h बराबर x कितना है हमारे पास 20 वर्गमूल 3 मीटर। आप तो इतना लिख दीजिए और पूरा दशमलव में निकालना है, तो 20 1.732 ये मान भर दीजिए, गुणा कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, इसका गुणा करेंगे हम 2 से तो हो जाएगा 17 दूनी 34.64 मीटर। ये पूरा इसका गुणा करने के बाद ये एच का मान आ जाएगा। तो ये मीनार की ऊंचाई हमारी आ गई। ठीक है, इसका अथवा देखिएगा, एक नदी के, इसका अथवा प्रश्न क्रमांक 21 का अथवा, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30-45 हैं। यदि पुल के किनारों से 3 मीटर ऊंचाई पर है, मतलब पुल की ऊंचाई 3 है, तो नदी की चौड़ाई निकालिए। देखिएगा इस प्रश्न को आप अच्छे से समझिएगा कैसे करना है। तो देखिए मैं एक चित्र बना देता हूँ। तो मैंने एक नदी बनाई हुई है जी, इसको नदी देखिए, ये मैंने एक नदी बनाई है। एक मान लीजिए कि ये एक पुल है, इसके एक बिंदु से इसकी 3 मीटर है, यहाँ से एक किनारे पर वो बना रहा है 45 अंश का कोण, और ये दूसरे किनारे पर बना रहा है वो 30 अंश का कोण। ठीक है, तो अब हमें इस नदी की चौड़ाई ये पूरी निकालना है, ये बताना है। तो अपन इसको नामांकित करेंगे, तो ABCD आप कैसे भी नाम दे दीजिए। इसको मैंने x नाम दे दिया, इसको मैंने y नाम दे दिया। ये पूरा कितना मिलके हो गया x धन y हो गया। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि हमें अलग अलग, इस तरफ भी समकोण त्रिभुज बनेगा, इस तरफ भी बनेगा। तो अब आप देखिएगा, बाकी आप इसकी डिटेल लिखिएगा, इसकी कोण कौन कौन से बन रहा है। अवनमन बन रहा है, अवनमन मतलब यहाँ से हमें थोड़ा ये भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये कोण 30 है तो यहाँ 30 बनेगा, ये इस तरफ है तो ये 45 बनेगा। तो आप ऐसे ही बना सकते हैं, लेकिन लगना हमारे उपयोग में ये कोण है। तो अब अपन समकोण त्रिभुज में डायरेक्ट बता रहा हूँ, डिटेल आप ऊपर की लिख लीजिए, कोण और जो भी अपन ने माना है। तो समकोण त्रिभुज कितने आप देख रहे होंगे कि समकोण त्रिभुज 2 बन रहे हैं। समकोण त्रिभुज ABC, तो ABC में ये लंब भुजा है और ये हमारी आधार भुजा है। और हमेशा जो 45 अंश का कोण बना, कभी भी सवाल आ जाए उसको ही पहले लें, सवाल आपका सरल महसूस होगा। तो देखिएगा समकोण त्रिभुज ABC दिया, तो इसमें क्या लगेगा, हम tan 45 बराबर वही लंब बटे आधार, हमेशा tan में लंब बटे आधार होगा। tan 45 का मान 1 मैंने सारणी में बताया था, लंब कितना है 3, आधार हमारे पास कितना माना है x, तो यहाँ 3 गुणा करिए, x बराबर आ गया हमारे पास 3 मीटर, निकल के आ गई 3 मीटर। अब दूसरा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा लेना है हमें, ABD में, इसमें भी हम क्या लेंगे tan 30 अंश बराबर वही लंब बटे आधार। लंब tan 30 का मान अभी पिछले मैंने बताया था 1/वर्गमूल 3, लंब का मान कितना है हमारे पास 3, आधार कितना है हमारे पास y, तो y कितना हो जाएगा 3/3 मीटर। देखिए x का मान निकल के आया, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी x आई, चूंकि हमें पूरी नदी की चौड़ाई चाहिए है, तो हम लिखेंगे अतः नदी की चौड़ाई कितनी होगी भैया, x धन y, दोनों जोड़ना पड़ेगी। तो x कितनी निकली हमारे पास 3, और ये कितनी निकली हमारे 3/3। बस इतना भी आप लिख दीजिए, 3 कॉमन ले लीजिए, तो 1 धन वर्गमूल 3 मीटर। ये इस प्रकार से आपको नदी की चौड़ाई दशमलव में निकालने की आवश्यकता नहीं है, आप इनको जरूर देखिएगा। ये हमारा जो प्रश्न आया था, ये आपको प्रश्न इस प्रकार से नदी की चौड़ाई का हमें प्रश्न करना है। 21 हो गया। अब आइए हम प्रश्न क्रमांक 22 की ओर चलते हैं। हम 22 में देखेंगे तो क्या आपको पढ़ना है। प्रश्न क्रमांक 22 में देखिएगा कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में, भिन्न मतलब बटे वाली संख्या, भिन्न हम x और y, x बटे y के अंश और हर, अंश मतलब ऊपर की संख्या, हर मतलब नीचे की,
दोनों में 2 जोड़ा जाए, अर्थात ऊपर जोड़ना नीचे जोड़ना, तो इतना हो जाता है, तो एक समीकरण बनेगा। इसी प्रकार दूसरा, तो आप देखिएगा, तो मैं 22 में लिखा माना भिन्न बराबर क्या है x बटे y। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि इसमें 2 जोड़ दिया जाए। ध्यान से देखिएगा, अंश में 2 जोड़ना है तो 2 जोड़ दिया, हर में 2 जोड़ना है तो 2 जोड़ दिया, हमने ऊपर 2 जोड़ा नीचे 2 जोड़ा, कितना हो जाता है 9/11। ये बिल्कुल बहुत आसान, जैसा प्रश्न लिखा है वैसा ही करना है। अब इसका तिर्यक गुणा करिए, पहले इतना कर लीजिए, इसको तिर्यक गुणा कर लीजिए, तो 11 का गुणा इसमें तो क्या होगा 11 कोष्टक में x धन 2 9 और y धन 2। जब भी आप तिर्यक गुणा करो तो गुणा करना नहीं है, आप डायरेक्ट गुणा कर दो, गलत हो जाएगा। आप गुणा के रूप में पहले हमें लिखना है, तो 11 और ये ब्रैकेट, इसी प्रकार 9 अब करेंगे हम गुणा, तो गुणा करेंगे 11 का अंदर गुणा करिए तो 11 का सबके साथ होगा। देखिएगा, जब ये व्यक्ति है और रिश्तेदारी में जाएगा तो जितने घर में सदस्य होंगे सबसे मिलेगा। आप कहो कि एक से मिलके अलग हो जाएगा, नहीं, सबसे मिलेगा। यहाँ जितना घर के अंदर जाएगा, घर के अंदर जितने लोग हैं सब सदस्यों से मिलेगा, तो इनसे मिलाइए 11 के x के साथ तो 11x, 11 का 2 के साथ तो 11 दूनी 22, 9 का y के साथ तो 9y और 9 दूनी कितने हो गए 18 हो गए। अब आपको क्या करना है, 2 चरों वाला एक रेखिक समीकरण बन के तैयार हो जाएगा आपका। तो ये देखिए 11x 9y को इस तरफ ले आइए, 9y 22 को उस तरफ ले जाइए या इस तरफ सब ले आइए, तो क्या करें हम उस तरफ ले जाएं, चलिए यहाँ बराबर लगा दें, 18 ऋण 22 हो गए, तो कितना आ गया हमारे पास 11x ऋण 9y, 18 में से 22 गए, कितने बचे ऋण के 4। जी हमारा एक समीकरण 1 बन गया। इसी प्रकार हम आगे प्रश्न को पढ़ें, क्या करना है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया है, अभी हमने कितना जोड़ा था 2, अब कितना जोड़ना है 3 जोड़ेंगे तो 5/6 हो जाती है, अर्थात पुनः हम चले तो x धन 3 बटे y धन 3 बराबर 5/6। फिर से वही प्रक्रिया, तिर्यक गुणा करिए, 6x धन 3 5 y धन 3, 6 का गुणा कीजिए, 6x धन 6 3 18 5 y धन 5 3 15। अब आपको बिल वैसे ही तो ये आ जाएगा 6x ऋण 5y बराबर 15 ऋण 18, तो 6x ऋण 5y बराबर 15 में से कितने होगा ऋण के 3। ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को 1 व 2 को विलोपन विधि से, जिससे भी आपको हल करना हो, प्रतिस्थापन विधि से, आपने अलग अलग विधियां पढ़ी हुई थी उनको आप करिएगा, ताकि एक प्रश्न वहाँ पीछे भी हमने किया था, प्रश्न क्रमांक जो 12वां था उसमें भी आपने हल किया था। देखिए, अब इसको विलोपन विधि से मैं बताता हूँ। हमें विलोपन विधि में ये करना है कि x को या y को किसी एक को विलुप्त करना है, तो विलुप्त करने के लिए हमें ये उनके गुणांक समान चाहिए पड़ेंगे। तो चलिए हमें इसको आप अल्टरनेटिव गुणा, इसका 6 का गुणा है इसमें 11 का इसमें, चलिए हम x को ही विलुप्त कर रहे हैं, y को करेंगे तो y के गुणांकों को गुणा कर देंगे, जिसका भी विलुप्त करना है तो गुणा सब में होगा। 6 का गुणा इस पूरे समीकरण 1 में होगा, 6 का गुणा करिए, 6 11 6 66x ऋण 9 6 54y बराबर है, तो बराबर 6 चौके ऋण के 24, 11 छक्के 66, 11 पौने 55y बराबर 11 3 ऋण 33। अब देखिए हम घटाएंगे, क्यों घटाएंगे, ये एक से चिन्ह है, हटाना है तो एक ऋण का होना चाहिए, एक धन का, तो घटाएंगे तो ये ऋण का, ये धन का, ये धन का। क्यों, हमें इस समीकरण से कोई लेना देना नहीं है, हमें नीचे के समीकरणों के चिन्ह बदल देना है। तो यहाँ लिखेंगे हम घटाने पर, जब घटाने पर लिखेंगे तब चिन्ह पलटना है, जोड़ने पर कोई चिन्ह नहीं पलटेंगे। देखिए तो ये दोनों घट गए, कट गए नहीं है, घट गए, क्योंकि शून्य हो जाएगा ये। तो 54 धन के हैं, धन के 55 है, ऋण के 54, धन का हमारे पास 1 y बचेगा, और 24 काय के हैं ऋण के, और 33 काय के हैं धन के। तो घटाइए, 13 में से 4 के कितने बचे 9, केवल y बराबर कितना आ गया हमारे पास 9 आ गया। अब समीकरण 1 में इसका मान भर दीजिए, 1 या 2 जिसमें भी आपको भरना है। समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 उठाइए पहले,
देखिए हम हमेशा कहते हैं रखने पर, हम कहें कुर्सी पे बैठने पर, तो कुर्सी तो पहले रखना पड़ेगी ना, जब तो बैठोगे कैसे ही बैठ जाओगे। तो हम कौन में भर रहे हैं, समीकरण 1 में मान रखने पर, तो समीकरण 1 पहले लिखना पड़ेगा आपको, जिसमें भी मान भरो वो लिखना पड़ेगा, पहले रखना पड़ेगा फिर मान भरोगे। अब बाय के स्थान पर केवल 9 भरना, भरिए। तो 11x ऋण 9, कोष्टक में भरना हमेशा मान, जब मान भरो आप कोष्टक में, 9 नाम 81 बराबर ऋण के 4, 11x बराबर ऋण 4 धन 81, कितने बचे हमारे पास 77। तो x बराबर कितना आ गया 77/11 अर्थात 7 आ गया। अतः भिन्न क्या होगा हमारा, भिन्न संख्या थी, हमने x/y मानी थी, तो x का मान कितना निकल गया 7 और y का मान कितना निकल के आया 9। ये हमारा उत्तर था। तो इस प्रकार से आपको ये 4 नंबर के प्रश्न हैं, इनको बहुत ही सरल और आसान तरीके से हल करना है। अब आते हैं इसका अथवा प्रश्न देखिएगा। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। अब देखिए इसमें कौन कौन व्यक्ति है, एक है हमारे पास जैकब और एक है उसका पुत्र। देखिए हमने 2 अलग अलग भागों में बांट दिए, ठीक है। और यहां लिखेंगे उसकी आयु मान ली हमने, ठीक है, इसमें पार्ट बना। यहां इसका संबंध, ये 3-4 चीजें लिख लीजिएगा बस। अब आयु मतलब कैसी, पहले तो वर्तमान, हमेशा वर्तमान आयु आपको लिखना है। वर्तमान में हमने इसकी जैकब को कितना मान लिया हमने x और पुत्र को मान लिया y, मान लिया। एक को x वर्ष में मानना, ये सब काय में, सब आयु काय में वर्ष में है। तो वर्तमान आयु हमने जैकब की x मान ली, पुत्र की y मान ली। ये तो हो गई हमारी वर्तमान आयु। संबंध इनका, क्योंकि वर्तमान है हम कुछ नहीं अभी कह सकते इनमें, अब सब इनमें बाद में देखेंगे क्या आएगा, हमें निकालना थी। अब आए इसमें क्या लिखा है 5 वर्ष बाद। देखिए 5 वर्ष पहले इसमें और 5 वर्ष पूर्व यानी क्या होता है, हमने पिछले वीडियो में बताया था, पूर्व मतलब ऋण चिन्ह और बाद यानी धन चिन्ह, इन शब्दों का प्रयोग कीजिएगा बाद। तो यहाँ लिखा है 5 वर्ष बाद। देखिए यदि 5 वर्ष बाद, जब जैकब जितना बड़ा होगा पुत्र भी होगा, तो यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष बाद, यानी कौन सा चिन्ह लगना है 5 दोनों में जोड़ना है। तो यहाँ कितना हो जाएगा x धन 5 y धन 5। उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी, मतलब गुणा किस में होगा, छोटी में। तो यहाँ संबंध क्या होगा, x धन 5 बराबर कितने गुना, 3 गुना उसका पुत्र हो जाएगा। ये बनेगी संबंध, क्या बनेगा, ये 5 वर्ष बाद का संबंध है कि ये 5 वर्ष ये हो जाएंगे और x धन 5 बराबर मतलब इसका जैकब बराबर उसके पुत्र की आयु के 3 गुने करेगा। अब देखिए 5 वर्ष पूर्व में कौन सा चिन्ह लगाना है, कितने 5 वर्ष पूर्व, तो इनमें 5 घटाना है, यानी कितना हो जाएगा x ऋण 5 और y ऋण 5। तो इनका संबंध क्या आएगा, इसका संबंध कितने गुना था 7 गुनी, 7 गुना, ये कितनी थी 3। तो यहाँ देखिए बिल्कुल ज्यों कहते हैं x ऋण 5 बराबर 7, यहाँ हो जाएगा y ऋण 5। ये दोनों संबंध हो गए। अब ये 2 संबंध हो गए, दोनों को हल करना है। तो पहला संबंध, फर्स्ट संबंध क्या था हमारे पास कि x धन 5 बराबर 3 y धन 5, इसको हल कीजिएगा। तो x धन 5 बराबर 3 y धन 15, इसको लेके आइए x ऋण 3y बराबर 15 ऋण 5, कितना हो जाएगा x ऋण 3y बराबर 10। ये हो जाएगा समीकरण 1। इसी प्रकार हम इसके दूसरा संबंध यहाँ करके बताते हैं। दूसरा संबंध था हमारा सेकंड वाला कि x ऋण 5 बराबर 7, कोष्टक में ये था, गुणा कीजिए। तो x ऋण 5 बराबर 7y ऋण कितने हो गए 35। तो x ऋण 7y बराबर ऋण के 35 और धन के 5 उस तरफ चले जाएंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास x ऋण 7y बराबर ऋण के 30। ये समीकरण नंबर हमारा हो गया 2 हो गया। इन दोनों को हल करना है। तो x ऋण 7y बराबर ऋण के 30। अब इनको समीकरण 2, आप दोनों को घटाने पर, तो ऋण धन ये घट गए, कितने बचे 4, 7 धन के हैं ऋण के 3, तो 4y धन के बचे और धन के कितने हो गए 40, क्योंकि धन के 30 और धन के जो चिन्ह आपने बदला वो माना जाएगा।
तो 40, तो y बराबर कितना आ गया 40/10, अर्थात कितना आ गया ये 40/4, सॉरी 40/4 यानी कितना आ गया केवल 10 वर्ष, अर्थात उसका पुत्र कितने साल का आ गया 10 का। किसी भी समीकरण में भर दीजिए, तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो मान समीकरण 1 कहाँ था, ये था हमारे पास x ऋण 3y बराबर 10, तो x ऋण 3 कोष्टक में कितने भरेंगे 10 बराबर 10, तो कितने हो गए x ऋण 30 बराबर 10, तो यहाँ पुत्र 30 उस तरफ चले जाएंगे, तो x बराबर 10 धन 30, तो x बराबर कितने हो जाएंगे 40 वर्ष, अर्थात जैकब की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 40 वर्ष और इसकी कितनी हो जाएगी 10 वर्ष। तो इनका जो संबंध निकलेगा वो 4 गुना निकलेगा। कितना निकलेगा 4 गुना। जैकब की आयु 40 वर्ष, उसका पुत्र जो है 10 वर्ष का, अर्थात दोनों में संबंध होगा वो 4 गुना होगा। तो इस प्रकार से हमने इस सवालों को देखा। अब देखिएगा हमारा जो प्रश्न क्रमांक 23 है, अंतिम है। इसमें देखिएगा, मयंक ने अपने बगीचे के लिए एक पक्षी स्नानागार बनाया जिसका आकार एक खोखले बेलन जैसा है, जिसके एक सिरे पर अर्धगोलाकार बर्तन बना हुआ है। बेलन की ऊंचाई कुल 1.45 मीटर है और उसकी त्रिज्या 30 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ सेंटीमीटर है और यहाँ मीटर है। इकाई पे भी ध्यान देना। इस पक्षी स्नानागार का संपूर्ण क्षेत्रफल पृष्ठीय निकालना। अब देखिएगा, जो इसका प्रश्न क्रमांक जो 23 है, इसका पहले वाला प्रश्न वो कह रहा है कि हमने एक उसका बेलनकार एक बर्तन था जिसमें उसने क्या किया कि एक पक्षियों के पानी के लिए भरने के लिए उसने एक वो निकाला। देखिए एक ठोस था ये इस प्रकार से। अब उसने क्या किया, पानी भरना, तो इसमें खोखला नहीं है, तो ये इस प्रकार से एक उन्होंने अर्धगोलाकार ये बनाया ये। अब देखिए काटा है अंदर काटा, तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ है, अर्थात ये इसमें भी मटेरियल लगा है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना। इसका क्षेत्रफल कितना दिख रहा है आपको πr²। तो हालांकि यहाँ पर ये आ जाएगा और यहाँ का πr² आपका कम हो जाएगा, तो इसका जो कितना है हमारा 2πr²। तो केवल ये तो बंद है, नीचे जमीन में रखा, तो इसका वक्र पृष्ठ निकालना है, अर्थात ये अर्धगोले का। सीधी अपन कहें तो पहले अपन इसकी त्रिज्या लिख लें। बेलन की इसकी ऊंचाई कितनी है 1.45 मीटर। त्रिज्या इसकी कितनी है हमने देखी थी, त्रिज्या 30 सेंटीमीटर, अर्थात यहाँ से ये 30 सेंटीमीटर है। तो यहाँ देखिए त्रिज्या दोनों की एक सी रहेगी, गोला और इसकी। तो यहाँ त्रिज्या लिख लीजिए आप, पहले त्रिज्या r बराबर 30 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई कितनी हमारे पास h बराबर 1.45 मीटर, अर्थात इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाए 1.45 गुणे 100 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो 100 का क्या हो जाएगा गुणा, तो कितना हो जाएगा 145 सेंटीमीटर। ये हमारा h का मान आ जाएगा। तो यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का कौन सा, शुद्ध अर्धगोले का, क्योंकि ये ऊपर से खुला है, तो ये 2πr² का ये आएगा। और बेलन का क्या है हमारे पास, बेलन का हमारे पास क्या है 2πrh, इसका वक्र पृष्ठ है। तो इस प्रकार से हमें 2πrh मतलब सीधा हम यदि इस पूरे इस स्नानागार का पूरे क्या लिखें, स्नानागार का जो है हमारे पास क्या है, स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पहले तो अर्धगोले का कितना होगा 2πr² प्लस बेलन का कितना होगा 2πrh, ये होगा। अर्थात ये होगा हमारा बेलनाकार और ये कैसा होगा अर्धगोलाकार भाग, दोनों का क्षेत्रफल। जब आप कहेंगे ये जुड़ा क्यों है, घटा क्यों नहीं है, देखिएगा जब हम ये बेलन है उसको काटेंगे तो पृष्ठ तो हमारा ऊपर जो छू सकते हैं, तो उसमें हाथ डालेंगे अंदर, तो ये भी हमारा क्या होगा एक पृष्ठ होगा भीतर, तो इसका भी हमें प्लस करना है। हमें कितना उसमें मटेरियल है, यदि हमें कलर पोतना है तो कलर इसके चारों ओर भी पोतेंगे, इसके अंदर भी पोतेंगे, तो वो कहलाता है पृष्ठ। तो इसको देखिए इसमें मान भर दीजिएगा आप, इसमें मान भर दें तो कितना आ जाएगा, मान लो हम इसमें से 2πr बाहर निकाल दें, 2πr बाहर निकाल दिए 2πr, तो यहाँ r प्लस क्या बचा हमारे पास h, ऐसा ही बन सकता है। तो 2 गुणे इसका मान भर दीजिए इसमें, हाँ
मान भर दीजिए। पाई का मान हमारे पास 22/7 गुणित आर का मान कितना है हमारे पास, आर का मान कितना है हमारे पास 30, और यहाँ कितना है 30 धन 145, जोड़ दीजिए कितना हो गया हमारे 2 गुणित 22/7 गुणित 30, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 30 और 145 कितने हो गए हमारे 175। 7 से काट दें 175 को, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 3 बचे 35 हो गए, 7 पौने 35, 25 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास 2 गुणित 22 गुणित 30 गुणित 25, इनका गुणा कीजिए तो 30 दूनी 60, 60 हो गए जी 22 गुणित 60 गुणित 25, तो 25 छक्के 150, यानी ये हो गया हमारे पास 1500, 1500 गुणित 22, अर्थात ये कितने हो गए हमारे पास, कुल इसका उत्तर जो हमारा आएगा वो कितना आएगा 30,000 वर्ग सेंटीमीटर। 30,000 वर्ग सेंटीमीटर आ गया संपूर्ण पृष्ठ। लेकिन हमें इसका मीटर में निकालना है, तो 1 वर्ग मीटर बराबर 10,000 वर्ग सेंटीमीटर, यानी 4 शून्य, 1 2 3 4, 33 आएगा। इसका गुणा कितना आएगा 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, ठीक है 33 आएगा, 33,000, सॉरी 30,000 नहीं 33,000, 1 2 3 33,000 आएगा। तो कितना आएगा 1 2 3 4, अर्थात इसको मीटर में बदलेंगे तो 3.3 वर्ग मीटर एक संपूर्ण स्नानागार का क्षेत्रफल आ जाएगा। चलिए इसका अथवा वाला प्रश्न और हम करते हैं। अथवा वाले पर हमें ध्यान देना है, चित्रों को जरूर देखिएगा, क्योंकि चित्र से ही जब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलता है तो हमें चित्र पर विशेष ध्यान देना होता है। तो देखिए ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर, व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंकु का खोल काट लिया जाता है, तो शेष बचे ठोस का, देखिए यहाँ शेष जो बचे हैं वो कंफ्यूजन करने वाला है। निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए जब काटेंगे तो अंदर का भाग भी जुड़ेगा, घटेगा नहीं। तो यहाँ देखिए हम चित्र बनाते हैं, एक हमारे पास एक ये बेलन है, ध्यान से देखिएगा, इस बेलन में से हमें एक क्या काटना है शंकु, और शंकु कैसा काटना है यहाँ से, ये पूरा हमें इसमें से शंकु काटेंगे, ये काट ली, ये हमारा एक शंकु कट गया। अब ये बेलन था, तो देखिएगा बेलन था तो क्या जुड़ गया इसमें से, ये तो कट के अलग हो गया, तो क्या क्षेत्रफल जुड़ेगा, एक तो ये नीचे का क्षेत्रफल जुड़ जाएगा। तो ये कैसा वृत्त, ये कैसा भाग है हमारा पाई आर स्क्वायर, बेलन का क्या होता है 2πRh, क्यों, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल, और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा πRl। ये 3 प्रकार की, देखो पृष्ठ, नीचे भी पृष्ठ है, चारों ओर भी पृष्ठ है, और जो काट लिया खोल है तो ये तो खोखला हो जाएगा ऊपर से, तो ये भी, ये तीनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो जुड़ेगा। तो अब आप देखिए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब पृष्ठ का वृत्त का, इन तीनों को जोड़ने से हमारा क्या बन जाएगा, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बनेगा। तो इसमें लिखा शेष, शेष घटाना नहीं, जोड़ना है आपको। तो यहाँ देखिए पहले हम लिखें बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h बराबर कितनी है 2.4 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी है, क्योंकि त्रिज्या लिखना पड़ेगी, त्रिज्या कितनी है r बराबर हमारे पास, नहीं व्यास दिया है हमारे पास, व्यास दिया, सॉरी त्रिज्या हो जाएगी 0.7 सेंटीमीटर, चूंकि व्यास हमारे पास है 1.4 सेंटीमीटर, तो व्यास का आधा करिए तो 0.7 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी त्रिज्या। तो एक तो आपको त्रिज्या निकालना थी। अब देखिए आपके पास ऊंचाई आ गई, त्रिज्या आ गई, बेलन का तो निकल आएगा, त्रिज्या आ गई तो वृत्त का निकल आएगा, लेकिन एल नहीं है हमारे पास, एल अभी निकालना पड़ेगी, क्योंकि हमें शंकु का भी वक्र प्रश्न निकालना है। तो एल निकालने के लिए क्या होगा, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई क्या होती है ये पढ़ी है हमने कि एल का वर्ग बराबर एच का वर्ग धन आर का वर्ग, या पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ एल का वर्ग, एच कितना था हमारे पास 2.4 का होल वर्ग धन आर मतलब 0.7 का होल वर्ग। अब देखिएगा यहाँ दशमलव में गुणा, तो आप 2.4, आप तो 24 गुणा 24 लिखिए, 24 कितना होता है 576
हो गया। अब दशमलव लगा है एक एक, अंक गिनिए पीछे से इकाई से, 1 और 1 2, तो यहाँ 2 अंक बाद दशमलव, अर्थात इसका कितना आ जाएगा 5.76 धन। ऐसे 7 सतंजा कितने होते हैं 49। अब 1.07 और 0.2 अंक, तो कितना आएगा 0.49, दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा 6.25 L स्क्वायर। अब आप कहें कैसे, 5.76 और 0.49 जोड़िए, 6 और 9 5, एक हासिल की, 8 4 12 की 2 हासिल की 1, सुझे आ गया 6.25 आ गया। अब चूंकि 625 का वर्गमूल आपने पढ़ा होगा कितना 25, तो ये अब उस विधि से मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो L बराबर वर्गमूल 625, तो इसका आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। ये L का मान निकल के आया। अब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका क्या नाम था हमारा, शेष बचे ठोस का, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखना है हमें, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या है, पहले तो हमारा बेलन है सो 2πrh, फिर हमारे पास क्या है शंकु है सो πrl, फिर का है हमारे पास वृत्त है सो πr²। ये ध्यान दीजिएगा, तीनों को जोड़ना है हमें, तीनों को। अब मैं यहाँ से हल कर रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं। तो इसमें से देखिए जो भी हमारा कॉमन आ सकता है वो निकाल लो। देखो 2 तो नहीं है, पाई और आर सब में है, पाई आर सब में है, बाहर निकाल दीजिए पाई आर। सरल तरीका हल करने का, पाई आर बाहर निकाले, यहाँ क्या बचा 2h प्लस यहाँ क्या बचा केवल l प्लस यहाँ क्या बचा r। ठीक है, अब सबके मान भर दीजिए। पाई का मान हमारे पास 22/7, r का मान कितना है 0.7, 2 गुणित h का मान कितना है हमारे पास 2 गुणित 4, धन l का मान कितना है हमारे पास 2.5, धन r का मान कितना है हमारे पास 0.7। इन सबको अंदर जोड़िए तो ये कितना हो जाएगा 22/7 गुणित इसको 7/10 लिख ले रहे हैं हम, क्योंकि 0.7 है। इसका गुणा करिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दशमलव 2 दूनी 4, धन 2.5, धन 0.7। अब जोड़िएगा कि 7 से 60 कट गए, 22 बटे कितने आ गए 10, यहाँ जोड़िए 7 5 12 और 8 20 का 0 दशमलव हासिल 2, 2 2 4 4 8, कितना आ गया 8.0 आ गया। अब इनका हमें गुणा करना है, कितना आएगा 22 गुणित 8/10, 8 दूनी कितने हो 16 और 8 दूनी कितने हो 17/10। 17 कैसे, 8 दूनी 16, एक हाथ से लिखिए। अब एक शून्य है तो दशमलव लग जाएगा, 17.6 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका संपूर्ण पृष्ठीय। लेकिन अभी क्या कह रहा है, इसमें उन्होंने कहा है शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल, निकटतम यानी जो कहाँ की निकट है 18 की, तो इसको लिख दीजिए 18 वर्ग सेंटीमीटर। ऐसा भी आपका उत्तर हो सकता है, निकटतम कह रहा है तो पूरा चाहिए है, तो 17.6 आ रहा, तो इसको हम 18 वर्ग सेंटीमीटर मान लेंगे। इस प्रकार से हमने इन पूरे सवालों को बहुत ही सरल और आसान तरीके से सीखा। और आपको गणित की तैयारी करते रहिए, गणित के सवालों करते रहिए, मुझसे जुड़े रहिए, सीखते रहिए। मुझे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का हम हमेशा प्रसन्न रहें, खुश रहें और गणित का डर दूर करें गणित माँ साहब से। ओके, थैंक यू।